बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमने कल की कक्षा में वीरगाथात्मक साहित्य पर अपनी बात समाप्त की थी, तो आज मैं उस वीरगाथात्मक जो साहित्य है उसकी विशेषताओं की चर्चा आपसे करना चाहती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आदिकालीन साहित्य के इतिहास में जिन वीर गाथाओं की चर्चा की है, उन 12 रचनाओं की भी हमने कल बात की थी। इसके अलावा इस काल में वीर गाथात्मक रचनाओं का इतना ज़्यादा आधिक्य है, प्राचुर्य है और उनका प्रभाव भी है आम जनता पर, उसकी लोकप्रियता भी है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इस काल में वीर गाथा जो है वो प्रमुखता से प्रचलन में रही है, प्रवृत्ति के रूप में उसे जाना जाता है। इन वीर गाथाओं का अध्ययन करने से हमें कुछ जो संकेत मिलते हैं, जो उसकी विशेषताओं के, उसकी चर्चा मैं करती हूँ। तो सबसे पहले तो कि जो वीर गाथाओं की रचना की गई है, जिनको आधार बना करके हिंदी साहित्य के आदिकाल का वर्गीकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें कुछ एक रचनाओं की जो प्रामाणिकता थी वही संदिग्ध थी। तो जो है कुछ रचनाएं जो संदिग्ध हैं, उनकी रचना और रचनाकार की प्रामाणिकता पर संदेह के जो प्रश्न चिन्ह उभरे हुए हैं, उनमें हमीर रासो जो है शारंगधर कृत, उसको अपभ्रंश की रचनाओं में स्थान दिया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो और परमाल रासो, ये 4 रचनाएं वीर गाथाओं से युक्त हमें प्राप्त होती हैं। इन चारों काव्यों की भाषा, शैली और विषय वस्तु, इन सब की जब हम जांच करते हैं, परखते हैं, छानबीन करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इनमें कई शताब्दियों तक परिवर्तन, परिवर्धन और बदलाव आता गया। ये प्रबंध किसी एक कवि की नहीं बल्कि अनेक कवियों की अनेक पीढ़ियों से रची हुई रचना ज्ञात होती है। और इनमें इतना परिवर्तन आया कि सारे काव्य क्षेपक जो है, क्षेपक कहते हैं कि किसी भी कवि ने अपनी रचना को लिख करके उस ग्रंथ में आरोपित कर दिया है। तो ऐसी जो क्षेपक रचनाएं हैं, इसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। इनका रचना काल चूंकि संदिग्ध है और खुमान रासों में 16वीं शती तक की सामग्री का उपयोग किया गया है, तो परमाल में 18वीं शती तक की भाषा का प्रयोग हम देख सकते हैं। इसी तरह पृथ्वीराज रासों में अगर देखें तो इतनी ज़्यादा मिलावट है कि स्वयं शुक्ल जी ने उसे जाली और अप्रामाणिक कह दिया था बाद में। तो इनकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में जो 2 दल बन चुके थे, उसकी वजह से ये माना जाता है कि ये रचनाएं कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं और प्रामाणिक पूर्णतः नहीं हैं। दूसरी बात आती है इतिहास विरुद्ध होने की। तो इन काव्यों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण है, उनका वर्णन भी इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता है। इन काव्यों में जो सन, संवत या तिथियां दी गई हैं, वो भी इतिहास में उपलब्ध तिथियों से अलग हैं। इसके अलावा इतिहास में नामों का जो है मनमाना, इतिहास के जो नाम है उसका इन ग्रंथों में मनमाना प्रयोग करके इन काव्यों की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ऐतिहासिक विषयों को कथ्य बनाते समय जिस सावधानी और ऐतिहासिक दृष्टि की अपेक्षा करते हैं हम, वो इन कवियों में की रचनाओं में नहीं दिखाई देती है। यानी समस्त कथानक और विवरण जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में रचा गया है। लोक स्वीकृत विश्वासों पर इन कवियों ने आघात किया है, वो भी इनकी जो स्थापनाएं हैं वो उससे भी अलग नजर आती हैं। तो अपने आश्रयदाता की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि वो अविश्वसनीय और अलौकिक सी नजर आने लगती हैं। और बहुत से स्थानों पर तो ये लौकिक आश्रयदाता जो राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम वगैरह हैं, उनसे भी अधिक वीर और गुणगान इन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं को दिखा दिया है। तो ऐसे में इन रचनाओं को नगण्य समझने की एक प्रवृत्ति भी विकसित हुई है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक कालक्रम को छिन्न करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वीराज द्वारा उन राजाओं को जीतने का वर्णन है जो कि उनसे पूर्व हो चुके थे अथवा जो कि उनके बाद में हुए हैं। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो जिनका अस्तित्व ही उनके समय में नहीं है, उनको भी जैसे उन्होंने विजय कर लिया। आदर्शवादिता के चक्कर में पड़े और इतिहास ज्ञान से शून्य इन कवियों ने अपने काव्य की जो ऐतिहासिकता है उस पर कुछ छिन्न भिन्न करते हुए उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं वीर और श्रृंगार रस का पोषण इन रचनाओं में हुआ है। तो ये बात तो पूर्णतः सही है कि वीर गाथाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का भी पूर्ण उद्रेक आप देख सकते हैं। वीर रस में इन कवियों का मुख्य लक्ष्य था कि जो है उनकी वीरता का वर्णन करना, और श्रृंगार में वो वीरता और सौंदर्य और श्रृंगार मिलकर के जो है वो और भी ओजपूर्ण और प्रभावी हो गया है। वातावरण वीर रस के अनुकूल था, चूंकि युद्धों की बात होती थी।
तो युद्धों की जो विभीषिका थी तो उसमें ये बहुत स्वाभाविक था। तो युद्ध उत्साह में सजे हुए जो वीर थे उनकी स्तुतिगान करते हुए कवि बहुत यहाँ पर स्वाभाविक से लगते हैं। राज्य प्राप्ति विस्तार के लिए किए गए युद्ध या नारी के कारण किए गए युद्ध जो हैं इनका विवेचन, और साथ ही स्त्री का जो नक्शिक वर्णन है, पायल से स्त्री की पायल की ध्वनि के साथ वीरों की जो तलवारों की झनकार है उसका जो सामने नज़र आता है वो भी कहीं ना कहीं आकृष्ट करता है। नारी के सौंदर्य का चित्रण, नक्शिक वर्णन, उसका विलास और वासना का चित्रण, ये सब इन कवियों ने मानसल रूप से वर्णित किया है। इसमें प्रेम का सूक्ष्म अशरीरी चित्रण कहीं भी नहीं है, लेकिन नारी के रूप सौंदर्य के प्रति लोभित जो राजा हैं उसे प्राप्त करने की, उसे भोग करने की जो चाह इन श्रृंगारी कवियों में दिखाई देती है, काव्यों में, वो एक अलग इस काल की विशिष्टता के रूप में सामने आती है। मतलब उसे रेखांकित अलग रूप से किया जा सकता है। वीर और श्रृंगार जैसे विरोधाभासी रसों को अपनी प्रतिभा से इन कवियों ने काव्यों में मिश्रित करके जो अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। इसी तरह युद्धों का उत्साहपूर्वक चित्रण भी इसमें नजर आता है। वीरगाथात्मक रचनाओं में युद्धों का बहुत सजीव और कहना चाहिए कि ओजस्वी वर्णन है। युद्ध कौशल, युद्ध के दृश्यों में इतने संपूर्ण हैं कि इनके समकक्ष जो है बाद में भी बहुत सारे कवि नहीं हुए हैं। युद्धों की विभीषिका, शस्त्र, झनकार, वीरों का उत्साह, गति, त्वरा, ओज, रक्तपात, कौशल का ऐसा बिंबग्राही चित्रण जो है वो अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का मतलब ये है कि इन काव्यों के रचयिता स्वयं चारण कवि थे, जो कलम के सिपाही तो थे ही, लेकिन तलवार के भी धनी थे। यानी युद्ध क्षेत्र में भी राजाओं के साथ जाते थे, तो अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करने में इतने सिद्धहस्त थे कि वीर काव्य के द्वारा उन्होंने युद्ध धर्म के निर्वाह की प्रेरणा भी दी है उन्होंने। और स्वयं तलवार हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन भी इन कवियों ने किया है। और उनकी वीर रचनाएं चूंकि अनुभूत सत्य थी, इसलिए काव्य में शाश्वत और चिरस्थायी बनकर के सामने आई हैं, जिससे वो विश्वसनीय भी बन पड़ी हैं और प्रभावकारी भी हो गई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस संबंध में ये कहते हैं कि लड़ने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि लड़ाई भी जाति विशेष का पेशा मान ली जाती थी। देश रक्षा या धर्म रक्षा के लिए समूची जनता के लिए सन्नद्ध हो जाने का विचार ही नहीं उठता था। लोग क्रमशः जातियों, उपजातियों, संप्रदायों और उपसंप्रदायों में विभक्त होते जा रहे थे। लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सभी ओर से आक्रमण की संभावना बनी रहती थी और निरंतर प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। और इसीलिए चारण श्रेणी के लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि उनका काम ही ये था कि हर हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में आश्रयदाता को युद्ध के उन्माद से भर देना और उस युद्ध में प्रेरित करना। और वो लोग स्वयं भी चूंकि युद्ध में भाग लेते थे, तो उनके द्वारा रचित काव्य बहुत सार्थक और विश्वसनीय बन पड़े हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन के धिक्कार। अब हम बात करते हैं संकुचित राष्ट्रीयता की। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कवि थे, जिन्होंने अपने आश्रयदाता की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में इन्होंने उचित अनुचित का विचार भी नहीं किया और छोटे छोटे राजाओं, सामंतों, इन सब को सूर्य के समान प्रतापी भी दिखा दिया। इतिहास में जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है। मधुकर कवि और भट्ट केदार जैसे कवियों ने उनकी प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया। उस समय राष्ट्र शब्द अत्यंत सीमित और संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता था, तो 10-5 गांवों का समूह ही जैसे राष्ट्र बन जाता था और उसका आश्रयदाता इनके लिए राष्ट्र पुरुष हो जाता था। दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर जैसे भिन्न भिन्न राष्ट्र थे जो कवि राजाओं को एक दूसरे से युद्ध करने के लिए भड़काते थे। ये देश का दुर्भाग्य था कि राष्ट्र को इतने संकुचित अर्थों में ग्रहण किया गया। यही कारण है कि जब विदेशी आक्रांता आता था तो एक राजा शांत बैठा रहता था कि भाई मेरा राष्ट्र तो सुरक्षित है, जबकि पड़ोसी राजा की पराजय पर वो खुश या प्रसन्न महसूस करता था। परिणाम स्वरूप विदेशियों ने एक एक के बाद एक करके राज्यों को हस्तगत किया और इसी तरह से सभी वीर काव्य इस प्रकार के संकुचित राष्ट्रीयता का बोध भी कराते हैं। तो ये एक कमी के रूप में हमारे सामने आता है। बहरहाल आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर इसी विषय को लेकर के और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।